बच्चों आज हम आपका थ्योरम 6.2 स्टार्ट ले रहे हैं। ये भी अगर इसको मैं 5 में से स्टार्स दूं तो 4 स्टार्स मीन्स ये भी मोस्टली एवरी नेक्स्ट ईयर ये आपको दिखेगा आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। एंड ये किस तरह से पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने पढ़ा था स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, उल्टा। कन्वर्स मतलब उल्टा। कल हमने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था? गिवन क्या दिया हुआ था? गिवन दिया हुआ था DE बाई दो पॉइंट्स हैं जो ट्रायंगल के दो साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है, D और E। और जब आप DE को ज्वाइन कर रहे हो तो प्रूव क्या करना था? AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों साइड से आपको प्रूव करना था इस तरह से, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा आपको प्रूव करना था। पर आज क्या है? आज उल्टा प्रूव करना है। गिवन दिया हुआ है आपको AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और आपको प्रूव करना है उल्टा। आपको प्रूव करना है DE पैरेलल BC, ठीक है। सो इसीलिए इसका नाम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ठीक है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये है आपका थ्योरम 6.2 आपकी NCERT पे। ये लोग आपको स्टेटमेंट देके, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट देख के भी प्रूफ पूछ सकते हैं और स्टेट एंड प्रूव करके भी पूछ सकते हैं। तो आप जब भी ये थ्योरम तैयार करो तो स्टेटमेंट के साथ तैयार करना, ठीक है। थ्योरम 6.2 क्या बोल रहा है? मतलब यही, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. क्या बोल रहा है? If a line divides any two sides of a triangle, मैंने फिगर पहले ही बना ली है। क्या बोल रहा है? If a line divides any two sides of a triangle, अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है any two sides of a triangle, ट्रायंगल की दो साइड्स पे एक लाइन डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, एक जितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, then prove that the line is parallel to the third side। फिर से देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, अगर एक लाइन ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है और वो जो लाइन है ट्रायंगल की उन दोनों साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो जो लाइन है DE है वो पैरेलल होगी BC के, ठीक है। तो जो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था उसका उल्टा, और इसीलिए इसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट समझें। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो इसके हिसाब से गिवन लिखें। जो ये पहली लाइन बोल रहा है, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपका गिवन है। सो गिवन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये आपका गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है लाइन DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। क्या बोल रहा है? लाइन DE is parallel to BC, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है लाइन DE पैरेलल टू BC, ठीक है। तो आपने ना, जब आप अभी 10th में है, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा है, कभी भी हमें कोई चीज प्रूव करनी होती है तो हम उसका उल्टा बोलते हैं, उसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उल्टा बोल के हम प्रूव करते हैं, ठीक है। हम बोलते नहीं ये नहीं है, फिर लास्ट में ऐसे ही आता है कि हाँ हाँ वही है, ठीक है। सो इस तरह से आप उल्टा बोल के प्रूव करें। क्या बोलेंगे? प्रूव लेट लाइन DE इज नॉट पैरेलल टू BC, नहीं है पैरेलल, ठीक है। DE समझो नहीं है पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है
अगर कोई एक लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी। सो समझो हम सपोज करते हैं, समझो DE डैश पैरेलल है, ठीक है। हम एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं DE डैश, ठीक है। अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन DE डैश पैरेलल होगी, ठीक है। मैंने E डैश नाम दिया है, ठीक है। अगर समझो DE पैरेलल नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, लेट लाइन DE इज नॉट पैरेलल टू BC। DE पैरेलल नहीं है तो अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो कोई और होगी, ठीक है, कोई तो पैरेलल होगी। तो सपोज लेट लाइन DE इज नॉट पैरेलल टू BC, कंस्ट्रक्ट लाइन DE dash such that line DE dash is parallel to BC। सपोज पैरेलल है, is parallel to BC, ठीक है। हम ये सपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई चलो DE dash parallel to BC नहीं है तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नाउ कंस्ट्रक्ट अ लाइन DE dash such that DE dash is parallel to BC की DE डैश पैरेलल है BC के, ठीक है। ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा बोल के हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सपोज DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल है BC के तो याद करो याद करो कल वाला थ्योरम, दैट इज योर BPT थ्योरम। BPT थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो क्या करेगी, वो जो ट्रायंगल है उसको दो रेशियो में डिवाइड करेगी इक्वल पार्ट्स में। तो देयरफॉर तो देखो AE डैश पैरेलल है तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश E डैश C, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यही बोलता है ना, अगर आप किसी लाइन को पैरेलल बोलते हो तो फिर वो रेशियो में डिवाइड करती है ट्रायंगल को। तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। ये कहां से लिखा मैंने, बिकॉज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो बोलता है। इसको 1 दे दो, ठीक है। ये जो आपकी रिजल्ट है इसको 1 दे दो, ठीक है। और ऑल्सो देखो गिवन में आपने क्या लिखा था, ऑल्सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ऑल्सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। इसको बिकॉज कहां से आया, ये गिवन, ये दिया हुआ है बिकॉज गिवन, इसको 2 दे दो, ठीक है। सो बाय 1 and 2 के हिसाब से बाय 1 and 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो मैं ये सब मिटा रही हूँ ऊपर का, ठीक है। आप ये अच्छे से देख लो, मैं ये सब रब कर रही हूँ, ठीक है। सो बाय 1 and 2, तो 1 and 2 के हिसाब से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल है, और यहाँ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो दोनों की ये वाली साइड दोनों की इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो बाय 1 and 2 AE dash, therefore by 1 and 2 AE dash upon E dash C is equal to AE upon EC, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आंसर के नजदीक जाना है। मैं मेरा आंसर लाने के लिए एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स कर रही हूँ।
therefore AE dash upon E dash C plus 1 is equal to AE upon EC plus 1। ठीक है, तो एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स किया। अब क्या करूंगी, अब मैं ले लूंगी एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जस्ट टू क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर ई डैश सी सामने 1 से मल्टीप्लाई होने जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर AE डैश प्लस E डैश सी अपॉन E डैश सी। ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देखो 1 से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो प्लस EC अपॉन EC। क्या किया, E डैश C को इससे मल्टीप्लाई किया और EC को भी इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एलसीएम तो ऐसे निकलता है ना। एलसीएम कैसे निकलता है, सपोज इस तरह से होता है 1/2 प्लस 1, तो क्या करते हो, इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 1 प्लस 2 1 जा 2/2। ठीक है, सो वैसे यहाँ पे भी ऐसे मल्टीप्लाई किया है। सो AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC इज इक्वल टू अपॉन EC। देयरफॉर AE डैश प्लस E डैश C, देखो यहाँ पे AE डैश प्लस E डैश C, तो कितना हुआ, देखो AE डैश, ध्यान से देखो AE डैश प्लस E डैश C कितना हुआ, देखो AE डैश प्लस E डैश C कितना हुआ, पूरा AC। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC कितना होगा, फिगर में देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC इज इक्वल टू AC। ठीक है, सो यहाँ पे भी AC होगा, AC अपॉन EC। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, AC क्या कर देंगे, AC कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों साइड AC है और दोनों साइड ऊपर ही है। ठीक है, तो अगर इक्वल टू के दोनों साइड सेम नंबर हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो AC भी सेम वैल्यू है, वो कैंसिल होगी, AC और AC कैंसिल। ठीक है, सो देयरफॉर 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। ठीक है, देयरफॉर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 इंटू EC क्या होगा, EC, 1 इंटू E डैश C क्या होगा, E डैश C। तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू E डैश C। ठीक है, अच्छा EC इज इक्वल टू E डैश C आया। ठीक है, EC इज इक्वल टू E डैश C आया। यहाँ देखो, अब ये समझने जैसी बात है, हम जो रिजल्ट लाए हैं उसको समझो, हम क्या लाए हैं, क्या लाए हैं हम कि EC इज इक्वल टू E डैश C। देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्या रिजल्ट मिली है, EC जो है E डैश C के बराबर है, हमको ऐसी रिजल्ट मिली है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, EC देखो एक पार्ट है और E डैश C एक होल है, क्या एक पार्ट एक होल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन पे हो सकता है, क्या, जब ये दोनों पॉइंट्स एक हो, जब E डैश और E एक हो तभी ये चीज पॉसिबल है। कब ये हो सकता है, EC और E डैश C तभी पॉसिबल है, EC और E डैश C तभी पॉसिबल है जब E डैश और E पॉइंट्स एक ही हो, वरना किसी भी कंडीशन में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। पर ये चीज देखो इक्वल आ चुकी है, ये चीज इक्वल आ चुकी है। ठीक है, ये चीज तो इक्वल आ चुकी है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, इक्वल आ गई ना। तो अगर EC E डैश C के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, E और E डैश क्या है, एक ही है। एक ही है के लिए मैथमेटिकल वर्ड है कोइंसाइड। ठीक है, क्या है इसके लिए मैथमेटिकल वर्ड, कोइंसाइड, मतलब E डैश और E एक ही पॉइंट है। सो दिस इज only possible when E and E dash coincide। जब ये दोनों इक्वल होंगे ये तभी पॉसिबल है। और अगर E डैश और E इक्वल हो गए, E डैश और E इक्वल हो गए, एक ही हो गए, अगर E डैश और E एक ही हो गए
अगर एक ही हो गए तो हमने तो शुरू में ही बोला था कि DE डैश क्या है, पैरेलल टू BC। तो हमने पहले ही बोला था, हमने सपोज नहीं किया था कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड तभी पॉसिबल है जब E और E डैश एक ही है। ठीक है, सो अगर ये एक ही है सो DE इज पैरेलल टू BC। क्यों पैरेलल टू BC है? क्योंकि हमने शुरू में ही सपोज किया था, कंस्ट्रक्ट किया था कि भाई DE डैश पैरेलल टू BC है, पर अब तो E डैश और E तो एक ही आ गए। E डैश और E क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही आ गए। ठीक है, अगर ये एक ही आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, हेंस प्रूफ। या तो आप इस तरह से बना सकते हो, प्रूफ के लिए ऐसा बनाओ। ठीक है, या तो हेंस प्रूफ लिखो। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल क्या करा आपने, शुरू में आपने कॉन्ट्राडिक्शन से चालू किया कि सपोज DE नॉट पैरेलल टू BC, हमने कहा अगर नहीं है पैरेलल तो DE डैश पैरेलल है BC के। DE डैश पैरेलल BC की है तो हमने उस पे BPT लगाया, आपने BPT लगा दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने बोला भाई नहीं गिवन तो दिया हुआ है। ठीक है, आपने गिवन वाली चीज यूज की, फिर दोनों को बराबर लिख दिया। आपने कहा भाई वो दोनों इक्वल है, आपने एक जैसा लिख दिया। फिर आपने एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स किया, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये। ठीक है, AC AC कैंसिल, E डैश इज इक्वल टू EC। अगर EC E डैश C के बराबर है तभी हो सकता है जब एक होल एक पार्ट के बराबर, तभी हो सकता है जब वो दोनों पॉइंट्स एक ही हो, कोइंसाइड करें। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड। अगर पॉइंट ही एक है तो हमने तो शुरू में ही सपोज किया है DE डैश पैरेलल टू BC। तो अगर DE डैश पैरेलल टू BC है तो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सो हियर इज आवर प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रिपेयर इट विद द स्टेटमेंट। बच्चों अभी नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम 6.3, ये है आपका पेज 131 NCERT पे, पेज 131। ठीक है, थ्योरम 6.3, इसको ट्रिपल ए क्राइटेरियन भी बोलते हैं, AAA एंगल 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 क्राइटेरियन। अगर इसको स्टार देने हो 5 में से 3 स्टार, ये भी 2-3 साल में एक बार कभी कभी दिखता है एग्जाम्स में। देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, if in two triangles, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, if in two triangles corresponding angles are equal, सारे corresponding angles equal है। corresponding angles मतलब एंगल है, एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर, corresponding angles equal हैं, then their corresponding sides are in the same ratio। जो इनकी साइड्स होंगी, जो ये AB अपॉन DE और BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। कह रहा है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी, वो प्रूव करो। और अगर वो प्रूव कर रहे हो तो फिर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब याद करो कल का लेक्चर, कल मैंने आपको सिमिलैरिटी की 2 कंडीशंस बताई थी। मैंने कहा था अगर सिमिलर प्रूव करने 2 ट्रायंगल्स तो कंडीशन क्या है, पहला उसके सारे एंगल्स इक्वल हो और दूसरा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शन में। तो एक कंडीशन तो उन्होंने गिवन में ही दे दी है कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। आपको दूसरी कंडीशन प्रूव करनी, कौन सी कंडीशन, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। दूसरी कंडीशन आपको प्रूव करनी है। ठीक है, आप देखेंगे मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं और एक छोटा एक बड़ा बनाया है। देखो सिमिलरिटी प्रूव करनी है। सिमिलरिटी में देखो कॉन्ग्रेंट में छोटा बड़ा नहीं चले, कॉन्ग्रेंट में इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट में एक फिगर दूसरी फिगर पे बिठानी होती है, कोइंसाइड करानी होती है, जबकि सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिमिलैरिटी में आपको रेशियोज इक्वल प्रूव करने होते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी में भाई एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसके रेशियोज इक्वल, ऐसा। तो सिमिलैरिटी में छोटी बड़ी फिगर का कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है, ABC छोटी है और DEF बड़ी है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट के हिसाब से हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन
इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग मतलब इस ट्रायंगल का और उस ट्रायंगल का इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, इसकी साइड्स क्या है रेशियो में, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये प्रूव करना है। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये आपको प्रूव करना है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, अच्छा अब हम प्रूफ स्टार्ट लेते हैं। प्रूफ के लिए प्रूफ में क्या करेंगे आप लोग, तो देखो यहाँ पे प्रूफ में कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो देखो आप क्या करोगे, आप देखो आप यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखोगे, एक P और एक Q। क्या लिखोगे, कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC। ठीक है, आप क्या करोगे, आप एक सपोजिशन करोगे। ठीक है भाई, देखो इतना बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप बीच में कट करोगे, कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये आप कट करोगे, क्योंकि आपको देखो कुछ भी करना होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है आपको। अभी मैंने आपको कन्वर्स ऑफ BPT सिखाया, उसमें भी आपने कंस्ट्रक्शन किया, DE डैश का कंस्ट्रक्शन किया था। सो यहाँ पे भी आपको कुछ कंस्ट्रक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट कैसे लोगे, कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो आपने कट किया, फिर क्या करोगे, जॉइन PQ, जॉइन PQ। ठीक है, जॉइन PQ को क्या करेंगे, जॉइन। ठीक है, ठीक है, जॉइन PQ। अच्छा, अगर ये आपने PQ जॉइन किया है, ठीक है, अच्छा अब हम मुझे करना क्या है, मैं अभी क्या करूंगी, देखो मुझे ना यहाँ पे मैं BPT लगाना चाहती हूँ। तो आप कहोगे मैम लगा दो, इसमें क्या बात हुई। तो देखो BPT लगाने के लिए कंडीशन क्या है, लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको सिर्फ ज्वाइन किया है PQ को, मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पैरेलल है, क्योंकि ये तो मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट की है। मैंने क्या किया था भाई, इसके माप का ये काटा था। ठीक है भाई, कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC, मैंने माप का काटा था और ज्वाइन किया था। ये सब मैं सपोजिशन किया है, और कहीं भी मैंने PQ तो पैरेलल बोला ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे कुछ आगे सम बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मुझे इसको PQ पैरेलल बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये PQ पैरेलल बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PQ पैरेलल बताने के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, मुझे क्या बताने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपने स्टैंडर्ड 9th में कॉन्ग्रुएंट बहुत प्रूव किया है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तीन कंडीशंस कोई भी देके आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC and triangle ABC and triangle DPQ, ABC and triangle DPQ, ABC और triangle DPQ, तो therefore DP is equal to AB। ठीक है, यहाँ AB और DP, तो AB is equal to DP। ठीक है, फिर AC is equal to DQ। क्या लिखोगे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया था, ये भी आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, और
और देखो यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कहाँ से आया, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कहाँ से आया, गिवन। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू। ठीक है, एबीसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीपीक्यू के। एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुई, तो देखो बाय एस ए एस रूल। ठीक है, एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हुए, एस एस रूल। मैंने मतलब सीक्वेंस में ऐसे नहीं लिखा है, सीक्वेंस में यहाँ अगर ए बीच में लिख दिए तो कोई बात नहीं, मैंने सीक्वेंस में बोले आप बीच में भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिखा, कोई बात नहीं। तो साइड एंगल साइड बाय एस ए एस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू। ठीक है, सो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 9th में अगर थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो तो शायद ये सारी चीजें याद होंगी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका एक एक पार्ट इक्वल होता है बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एक एक पार्ट इक्वल होता है। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बाय सीपीसीटी। तो बच्चों यहाँ देखो B इज इक्वल टू पी सीपीसीटी से आ गया। अच्छा, बट B इज इक्वल टू ई, देखो गिवन है बट B इज इक्वल टू P, बट B इज इक्वल टू ई, कहाँ से आया, गिवन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर B P के बराबर है और B E के बराबर है, ठीक है, अगर B इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू E, इसका मतलब क्या होगा, P किसके बराबर होगा, E के। तो therefore एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सीधा सीधा है, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो P किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप फिगर में देखो, P और E को फिगर में देखो, ठीक है, P और E को फिगर में देखो, ये आपका P है और ये आपका E है। ठीक है, ये P है, ये E है। अब वापस थोड़ा सा आप 9th में चले जाओ, थोड़ा सा 9th में वापस चले जाओ, P और E, तो ये देखो ये क्या बना रहा है, एक एंगल छोड़ के एक एंगल। ठीक है, आपको याद है क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता था। ठीक है, ये क्या बना रहा है, P इज इक्वल टू E क्या बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। P एंड E आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते थे, याद करो कब बनते थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब लाइंस पैरेलल होती थी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते थे, जब लाइन पैरेलल होती थी। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगी देयरफॉर PQ इज इक्वल टू EF, सॉरी PQ पैरेलल EF, पैरेलल EF। रीजन क्या लिखूंगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप समझ जाना करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी बनते थे जब लाइन पैरेलल होती थी। अब बिंगो, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मैं ये सब जफा या मेहनत क्यों कर रही थी, मैं मेहनत कर रही थी इसको पैरेलल बताने के लिए, और फाइनली मैंने पैरेलल बता दिया। अब मैं आराम से मेरा बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर पाऊंगी इस ट्रायंगल पे। तो देखो PQ पैरेलल EF आया, PQ पैरेलल EF, तो देयरफॉर BP अपॉन, तो अब बीपीटी लगाओ, देयरफॉर BP अपॉन BE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ठीक है, DQ अपॉन DF। ठीक है, सो बाय BPT। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम को तो ऐसा लिखना था कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। मैम ने तो बीपीटी थ्योरम ऐसे सिखाया था कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, पर मैम ने लिख क्या दिया है, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। मैम ने लिखा है DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई क्यों किया। तो देखो यहाँ पे ये जब ये रिजल्ट है, ये आपकी एग्जाम्पल 1 की रिजल्ट है।
जब थ्योरम 6.1 पूरा होता है उसके बाद एग्जाम्पल 1 आता है, उसमें ये रिजल्ट प्रूव की गई है। क्या रिजल्ट प्रूव की गई है कि बीपीटी में अगर ऐसे भी आप बीपीटी का मतलब बीपीटी की रिजल्ट है, कोरोलरी नहीं बोलते हैं, कोरोलरी है बीपीटी अगर दो लाइन पैरेलल है तो dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df। तो ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। बीपीटी की एक अदर रिजल्ट है जो कि एग्जाम्पल 1 में है, हम थोड़े टाइम में करेंगे उसको भी प्रूव, ठीक है। सो अभी इसके लिए याद रखो कि बीपीटी की एक रिजल्ट तो आपको पता है, एक रिजल्ट है dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf, और दूसरी रिजल्ट बीपीटी की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कोरोलरी की रिजल्ट मतलब एक्सटेंडेड रिजल्ट एक और है कि dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन dq अपॉन df, ठीक है। सो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, बट देखो यहाँ पे आप क्या देख के आए हो, बट ab इज इक्वल टू dp, ac इज इक्वल टू dq, ठीक है। तो यहाँ dp की जगह क्या लिख दोगे ab, और यहाँ dq की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ देखो आपने लिया था ना सपोज, इसलिए देखिए मैंने रफली नहीं किया है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो देयरफॉर dp की जगह क्या लिखोगे ab, देयरफॉर ab अपॉन de इज इक्वल टू ac अपॉन df, ठीक है। ये है ना, बिकॉज रीजन लिखनी है तो लिख लो, बिकॉज dp इज इक्वल टू ab एंड dq इज इक्वल टू ac, ठीक है। तो ab अपॉन de इज इक्वल टू ac अपॉन df, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ देखो आपने आधी रिजल्ट तो प्रूव कर दी, ठीक है। आपने dq की जगह ac लिख दिया, ab अपॉन de इज इक्वल टू ac अपॉन df, ठीक है। उसी तरह से आप ab अपॉन de इज इक्वल टू bc अपॉन ef भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली ab अपॉन de इज इक्वल टू bc अपॉन ef कैन बी प्रूव, कर सकते हैं ना। जैसे भाई यहाँ आपने इस तरह से लाइन ली, तो देखो जैसे आपने यहाँ लाइन ली ना, जैसे ये ट्रायंगल था, ठीक है। मैं आपको खाली बता रही हूँ, सिमिलरली इन्होंने टेक्स्ट में लिखा है भाई कैसे कर सकते हो। जैसे ये आप इस तरह से यहाँ एक लाइन ले सकते हो, कट यहाँ एक लाइन करा सकते हो, ठीक है। यहाँ आप mn करके कुछ कट करा सकते हो, ठीक है। तो सेम जैसे पूरा प्रोसेस यहाँ किया वैसे आप यहाँ पूरा प्रोसेस करोगे तो आपको ab अपॉन de इज इक्वल टू bc अपॉन ef आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आएगा, ठीक है। बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने सिमिलरली करके बोल दिया है, ठीक है। तो हम क्यों ऐसे मतलब कोई जरूरत नहीं है, अगर टेक्स्ट में नहीं है तो हम मेहनत क्यों करें, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलरली ab अपॉन de इज इक्वल टू bc अपॉन ef, ठीक है। तो देखो अगर ab de के बराबर है, ac df के बराबर है, ab de bc ef के, सो देयरफॉर तीनों एक साथ लिख दो तीनों लाइन में, देयरफॉर ab अपॉन de इज इक्वल टू bc अपॉन ef इज इक्वल टू ac अपॉन df। तो यही तो प्रूव करना था कि ये रेशियो में है, तो देखो रेशियो में आ गए ना, ab अपॉन de इज इक्वल टू bc अपॉन ef इज इक्वल टू ac अपॉन df, ठीक है। तो आपने रेशियो में प्रूव कर दिया। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वो तो पता ही है ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब एंगल्स इक्वल हो और ये रेशियो में हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते ही हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल abc इज सिमिलर टू ट्रायंगल def, ठीक है। हेंस ठीक है, ये तो पता ही है कि भाई ये अगर दो कंडीशंस होती है तो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे आप लिख दो, अगर टू प्रूव में लिखना है एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दो चीजें प्रूव करनी है ना यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत ऐसा कुछ हार्डकोर टाइप सम नहीं था, सिंपल सा सम नहीं, सॉरी थ्योरम नहीं था ऐसा। थ्योरम में बस थोड़ा सा लॉजिकल होना है आपको, यहाँ कट से चालू करना है, ज्वाइन किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके PQ को लाइन पैरेलल बताई, पैरेलल बता के BPT, ठीक है, BPT बता के जस्ट वापस सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, ठीक है, सिमिलरली करके एंड यू गॉट द फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरम 6.3 ऑफ योर NCERT।
बच्चों अभी हम एक और थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.6 पेज 141 पे। पेज 141 पे थ्योरम 6.6 है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको 5 स्टार है, मतलब ये बिल्कुल आ सकता है, इस साल आया था, ठीक है, इस साल ये वाला जो थ्योरम है वो आया था। इसलिए 5 में से 5 स्टार इसको, ठीक है। सो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या है स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो मतलब एरिया का अपॉन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। किसके इक्वल है ये रेशियो, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये सी मैंने थोड़ा हवा में लटका दिया, मैं ढंग से लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ सी आएगा, ठीक है। सो इस तरह से तो इन तीनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला थ्योरम कराने से पहले मैं एक छोटी सी रिजल्ट आपको बताऊं। देखो, अगर किसी दो ट्रायंगल्स में, अगर कोई दो ट्रायंगल है, समझो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई है सपोज, ठीक है। ये थ्योरम कराने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं, अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उन दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, समझो A इज इक्वल टू डी, B इज इक्वल टू E, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। देखो, आपने अभी अभी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रिपल ए पढ़ा ना, ट्रिपल ए, अगर तीन एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन अभी पढ़ा ना कि तीन एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। तो उसी तरह से अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो, क्योंकि कॉमन सेंस है, अगर आपके दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक होगा ही ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का टोटल क्या होता है, 180 होता है, उसमें से एक एंगल के बराबर है, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, तो जो तीसरा एंगल है वो ऑब्वियसली उसके बराबर होगा ही, ठीक है। तो इस वाले थ्योरम को ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल है इन दो ट्रायंगल्स में तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है, वो ट्रायंगल्स होंगे सिमिलर। इसे बोलते हैं ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये रिजल्ट अभी हमको इस थ्योरम में काम लगेगी, इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। आप प्लीज, ये ज्योमेट्री है, उसके डायमेंशंस समझें, कितना कोई चीज कितनी जा सकती है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। बहुत सारे क्राइटेरियन होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट्स में बहुत सारे क्राइटेरियन होते थे, वैसे इसमें भी हैं, SAS है, SSS है, ठीक है, जैसे आप तो कॉन्ग्रुएंट में कितने सारे पढ़ के आए हो 9th में, सेम सिमिलर में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज काम आएगी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे ये मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोल रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मेरे को दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो गिवन लिख लेती हूँ पहले, गिवन मेरे को क्या दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरियाज मतलब ये रेशियो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक है। तो ये मेरा रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर, BC अपॉन QR द होल स्क्वायर, AC अपॉन, वही तो करना है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर
करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, तो प्रूफ देखो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एम और पीएन, ठीक है, एम और पीएन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो भी परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एरिया की बात हो रही है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ देखो हाइट यूज होएगी मेरे को एरिया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट यूज होने वाली है। तो मैं कंस्ट्रक्शन में ये एम और पीएन कंस्ट्रक्ट करूंगी, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप लिखना कि भाई हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो लिखो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ एल्टीट्यूड्स एम एंड पीएन ऑफ द ट्रायंगल्स। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स या हाइट्स, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स एम एंड पीएन of triangle ABC and PQR respectively, of triangle ABC and triangle PQR respectively, ठीक है, मतलब इन दो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड बनाओ, ठीक है। सो ये प्रूफ मेरा स्टार्ट हो गया। मैंने स्टार्टिंग ही कंस्ट्रक्शन से की भाई कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ, या सीधा ड्रॉ लिख दो, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है तो सीधा ड्रॉ लिख दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो सीधा प्रूफ ऐसे करके लिख सकते हो, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AM and PN of triangle ABC and triangle PQR respectively, ठीक है। Proof, draw altitudes AM and PN of triangle ABC and triangle PQR respectively, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब देखो ये आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखो जब भी आपको कुछ गिवन दिया हो ना, तो उस गिवन में से जितना निकल सकता है उतना निकाल लो इन्फॉर्मेशन। क्या गिवन दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आगे काम आएगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये कहाँ से आया, गिवन, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो आपको अगर पता है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स क्या होते हैं, बाय आपको पता है उसके साइड्स क्या होते हैं, सारे रेशियो में होते हैं और उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। चैप्टर चालू हुआ था तब से ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देयरफॉर उसके साइड्स क्या है, रेशियो में, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके साइड्स क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं, ठीक है, और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पर हमको सारे एंगल्स की जरूरत नहीं है, हम खाली B इज इक्वल टू Q लिखेंगे, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू Q, ठीक है। ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है, ये वाली रिजल्ट आपको आगे काम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ भी रटो नहीं, आप कुछ रटो नहीं, आप समझो आपको क्या चाहिए। देखो आपको चाहिए एरिया, देखो एरिया चाहिए तो एरिया की फॉर्मूला पता है ना, क्या है फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट, तो वो लगा दो, एरिया ABC और एरिया PQR पे लगाओ। नाउ एरिया ABC की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, ABC का बेस क्या है, ABC का बेस है BC और हाइट क्या है AM, तो BC इंटू AM, बेस इंटू हाइट, BC इंटू AM, ठीक है। और फिर एरिया PQR का भी लिख दो, एरिया PQR का भी लिख दो, एरिया PQR इज इक्वल टू हाफ, फिर से बेस क्या है QR और हाइट क्या है PN, QR और हाइट है PN, ठीक है। तो एरिया ABC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AM और एरिया PQR इज इक्वल टू हाफ QR इंटू PN। अब क्या करना है, अब रेशियो लेना है, ठीक है। ये देखो रेशियो अपॉन लेना है आपको, क्या लेना है, अपॉन, ठीक है। यहाँ क्या लेना है आपको, अपॉन, तो इसका क्या कर देंगे, अपॉन, इसका रेशियो ले लो। सो इसका अपॉन ले लो, देयरफॉर एरिया
ABC upon area PQR is equal to half BC into AM, half BC into AM upon half QR into PM, half QR into PM। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाफ हाफ कट हो रहा है दोनों में, ठीक है, दोनों में हाफ हाफ कट होगा आपका, ठीक है, हाफ हाफ कट हुआ तो क्या रहा फिर, तो देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू PC इंटू AM अपॉन QR इंटू PM। ठीक है, अब यहाँ देखो थोड़ा हम रिजल्ट के नजदीक जा रहे हैं, कैसे, तो देखो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR चाहिए आपको, और यहाँ देखो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR है, तो देखो यहाँ BC अपॉन QR पे पहुंच गए, बस इसके AM अपॉन PN की जगह भी BC अपॉन QR मिल जाए तो हमारा BC अपॉन QR द होल स्क्वायर हो जाए। ठीक है, फिर तो बाकी तो हम सिमिलरली करके बोल देंगे। ठीक है, तो अभी खाली है ना इतना हो जाए कि हमें AM अपॉन PN की जगह BC अपॉन QR मिल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए दो ट्रायंगल उठाएं, कौन से, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल उठाएं। ठीक है, नाउ in triangle ABM and triangle PQN। ठीक है, ABM PQN, ये दोनों ट्रायंगल उठाए, तो दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कहां से आया, तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये था ना, ये रिजल्ट देखो है ना, तो अगर इसको 1 देना है तो दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ऐसे लग रहा है कि भाई कोई नंबर दिया होता, इसको 2 दे दो। ठीक है, तो बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बिकॉज 1। ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हो, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। ठीक है, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ। ठीक है, या एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। ठीक है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपने दो एंगल्स इक्वल बोल दिए हैं दो ट्रायंगल्स में, तो ऑटोमेटिक AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगता है। तो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये सिमिलर बोल दिया। अच्छा, आपने सिमिलर बोल दिया तो सिमिलर पता है ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका एक एक एंगल इक्वल होता है, उसकी सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, रेशियो में। ठीक है, अब आपको जितना चाहिए आप उतना निकालो, उसमें से आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि AM अपॉन PN BC अपॉन QR के बराबर हो। तो देखो ये AM अपॉन PN है, ठीक है, तो AM अपॉन PN तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, AM और PN तो चाहिए ही, तो देखो AM अपॉन PN, देखो AM अपॉन PN, देयरफॉर AM अपॉन PN किसके बराबर है, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है कि सिमिलैरिटी में क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उसकी सारी साइड्स रेशियो में होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, शुरू से डे 1 से ये पढ़ रहे हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे को तीनों साइड्स की जरूरत नहीं है, मुझे दो साइड्स की जरूरत है। एक तो ये जो मेन साइड है AB अपॉन PQ, ये मेन साइड की जरूरत है, और दूसरा है एल्टीट्यूड की जरूरत है, क्योंकि मैं इसको रिप्लेस कर पाऊँ। ठीक है, पर आप देखो मेरा यहाँ BC अपॉन QR है, जबकि यहाँ AB अपॉन PQ मुझे मिला है। ठीक है, सो मैं कैसे करूंगी, तो अच्छा इसमें मैंने सिमिलर से डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, तो आप सोच रहे हो कुछ रीजन वगैरह, कुछ नहीं। तो जैसे अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो आप लिखते थे बाय CPCT, तो वैसे ट्रायंगल सिमिलर है और आप कोई रिजल्ट लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बाय
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैम ने भी डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे भी आप बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब रिजल्ट होता है, ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका एक एक एंगल इक्वल होगा और उसके सारे साइड्स होंगे रेशियो में, ठीक है। अच्छा, तो मुझे सारे साइड की जरूरत नहीं है ना, मुझे एक भी एंगल की जरूरत है, मुझे सिर्फ इतनी की जरूरत है, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बट ए बी अपॉन पी क्यू तो मैंने किसके बराबर लिखा था? अच्छा, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। सो मैं यहाँ डाल देती हूँ, ये वैल्यू इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या दूं? इसको 3 दे दो, इसको 3 दे दो, ठीक है। और ये क्या दे दूं मैं? 4, ठीक है। इसको दे देती हूँ 4, ठीक है। सो बाय 3, ठीक है, 3 के हिसाब से एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PM, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, AM अपॉन PM की जगह तो सीधा सीधा मैं AB अपॉन PQ रख दूंगी, और BC अपॉन QR की जगह मैं क्या रखूंगी? सो BC अपॉन QR की जगह ये रहा, BC अपॉन QR की जगह भी AB अपॉन PQ रख दूंगी, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC अपॉन QR किसके बराबर है? BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के बराबर है, ठीक है। बराबर तो सबके, पर मुझे जो चाहिए मैं वो लूंगी ना, मुझे जो प्रूव करना है, तो मैं BC अपॉन QR की जगह क्या लिख दूंगी? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई AM अपॉन PN किसके बराबर है? तो AM अपॉन PN AB अपॉन PQ के बराबर है, AB अपॉन PQ, ठीक है। सो इस तरह से। अच्छा, तो अब ये कहां से आया? बिकॉज 1 and 4, बिकॉज 1 and 4 रीजन, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर, AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप भाई यही रिजल्ट AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर की रिजल्ट अगर आप मतलब ये 1 वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, 1 यूज कर रहे हो, एक बार BC अपॉन QR यहाँ डाल रहे हो, एक बार AC अपॉन PR डाल रहे हो, तो इस तरह से आप सबको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रॉम 1 using 1 we get, therefore using 1 we get, अगर 1 वाला ये जो यूज करें हम, ठीक है, using 1 we get, ठीक है, ये जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है, अगर ये मैं यूज करती हूँ तो therefore एरिया ABC अपॉन एरिया PQR is equal to AB upon PQ the whole square is equal to BC upon QR the whole square is equal to AC upon PR the whole square, ठीक है, AC upon PR the whole square, hence proved, ठीक है। सो इस तरह से मैंने सारा थ्योरम प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? बहुत सिंपल थ्योरम था और मतलब आया भी हुआ है, ठीक है, बहुत आता है। मैं कल से जब से मैंने चालू किया, मैं आप इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पे ही फोकस करती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल्स में से 5 से 6 थ्योरम्स में एक थ्योरम हर साल जरूर आता है, ठीक है। एक थ्योरम 4 मार्क का जरूर आता है, ठीक है, लिख के ले लो मेरे से आप। तो हम कल से वही कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थ्योरम 6.6, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ था और ये हमें प्रूव करना है, तो क्योंकि एरिया वाला है, एल्टीट्यूड सपोज किया, ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ था तो हमने ये रिजल्ट लिख ली। अगर आप इसका आप लिखना चाहो रीजन तो क्या लिखोगे? बाय CPST, ठीक है। रीजन में क्या लिख सकते हो आप? CPST लिख सकते हो, बाय सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो ये वाली आप कंडीशन लिख सकते हो। एरिया ABC इज इक्वल, ये तो पता ही है, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया
PQR हाफ बेस इंटू हाइट होता है, दोनों का अपॉन ले लिया, रेशियो ले लिया, जो कटा वो कटा, फिर आपने AM अपॉन PN लिखा, आपने वो ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव किया, सिमिलर प्रूव करके फिर आपने छोड़ दिया। अब फिर आपने बाय 3, ये 3 वाला थर्ड वाला रिजल्ट का BC अपॉन QR की जगह क्या डाला, BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ AB अपॉन PQ की जगह आपने AM अपॉन PN की जगह AB अपॉन PQ डाल दिया, ठीक है। AP अपॉन PQ द होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने वन रिजल्ट यूज करके ये सारा थ्योरम प्रूव किया, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट देम मतलब एक बार क्लास वर्क में सारे लिखने हैं और होमवर्क में फिर से सारे थ्योरम्स 3 टाइम्स रिपीट करने हैं। मार्क माय वर्ड्स, सारे थ्योरम्स फिर से 3 टाइम्स लिखने हैं। 1 + 3 = 4, एकदम रट जाने चाहिए आपको, मतलब ऐसे इतनी 4 बार लिख के ऐसी स्पीड आनी चाहिए कि खुद लिख सको, ठीक है। 1 + 3 = 4 एंड आई विल बी चेकिंग इट वेरी strictly, ठीक है। one time class work and 3 times is the homeworks because they are very important theorems, ठीक है। चलें, थैंक यू।